नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बिल्कुल ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसको पूरा कर लिया होगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है और पेपर में भी यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य है। ठीक है, 3 कथन नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है वो सत्य है कि असत्य है और अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। कहने का मतलब जो आप आंसर दोगे ऐसा नहीं कि हवा में तीर चला देंगे, आप लोगों को बताना है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। करें शुरू। चलो, सबसे पहली स्टेटमेंट में क्या कहता है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको यह पढ़ाया था पहली एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको एक चीज बताई थी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, उसके बीच में सारी की सारी क्या होती है, उसके बीच में सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये जो सारी है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको मालूम है ना, जो क्यू है, क्यू को किससे दिखाते हैं, परिमेय से, और जो टी है, टी क्या है, वो अपरिमेय है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब आप देखो, जो अपरिमेय संख्या है क्या वो वास्तविक संख्याओं के बीच में नहीं बैठा, बिल्कुल बैठा। ये छोटे वाला गोला बड़े वाले गोले में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसके बीच में जितने भी अंक आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वास्तविक संख्या होगी। तो आप बिल्कुल लिखोगे, क्या लिखोगे, ये जो बोल रहा है ना बंदा, बिल्कुल दूध की तरह साफ धुला हुआ सत्य है। क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल आसान था। उससे हमसे पूछा है बताओ क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, जो चीज यहां बैठी होगी वो बड़े वाले में तो पक्का ही बैठी होगी, क्योंकि छोटे वाला बड़े वाले का भाग है ना। तो आप लिख सकते हो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देखेंगे, उसके बाद सेकंड देखेंगे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आपको बताना है कि सही है कि गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसको यहां सोच के देखो, ये वास्तविक संख्या है, ये कहते हैं ये वाली वास्तविक संख्या हमेशा अपरिमेय होगी। ये तो गलत है, क्योंकि अगर कोई चीज इस बड़े वाले गोले के बीच में है तो ये जरूरी थोड़ी है यहां बैठी होगी, वो तो यहां पे भी बैठी हो सकती है कि नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो कहने का मतलब ये वाली चीज बिल्कुल गलत है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होती है। अतः यह जरूरी नहीं है, इसलिए जो ये वाली चीज है वो जरूरी नहीं है। अतः यह जरूरी नहीं है कि क्या, अतः यह जरूरी नहीं है कि वास्तविक संख्या हमेशा अपरिमेय हो। वास्तविक संख्या हमेशा अपरिमेय हो। जैसे 3 वास्तविक संख्या है, जो 3 है ना, 3 क्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं है, परंतु अपरिमेय नहीं है। ठीक है, जो 3 है ना, 3 वो एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। अतः
जो दिया गया कथन है वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। हम उसको कह सकते हैं कि जो वो वाली चीज है वो क्या है, असत्य है। बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं भाई। वो क्या कहता है, जो चीज बड़े वाले गोले में बैठी है तो क्या जरूरी थोड़ी है यहां बैठी होगी, वो तो यहां भी बैठी हो सकती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो कहने का मतलब है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। वो कहता है हमेशा ही होनी चाहिए। तो हमने इसको एक उदाहरण देके दिखा दिया, भैया देख 3 जो है ना, 3 वो वास्तविक संख्या है, परंतु वो क्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है 3 को हम लोग 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर जो है पूर्णांक है, नीचे जो है वो भी पूर्णांक है, और नीचे वाली चीज 0 नहीं है, इसलिए जो ये वाली संख्या है वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब चलते हैं इसकी तरफ। इसको देखो क्या कहते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक परिमेय संख्या होती है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अपने सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, संख्या रेखा ऐसी ऐसी होती है, बीच में 0 का निशान होता है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, पता ही नहीं कहां तक जा रहे हैं, आगे तक ऐसे से जा रहा है। ये समझ में आ गया। चलो यहां ले लो। अब वो क्या कहता है, इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। अगर मैं आपसे ये बात करूं तो 1, तो आप बोलोगे सर ये वर्गमूल 1 है। अगर मैं 2 की बात करूं तो वर्गमूल 4 है। अगर मैं 3 की बात करूं तो वर्गमूल 3 है। 4 की बात करूं तो वर्गमूल 16 है। 5 की बात करें तो वर्गमूल 25 है। 6 की बात करें तो 36 है। अब मुझे ये बताओ, जो 0 है ना, 0 वो किसका वर्गमूल होता है, 0 तो 0 का वर्गमूल होता है। लेकिन हमने आपको सिखाया था जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, प्राकृत संख्याएं वो 1 2 3 4 इस तरह की होती है। अब 0 तो प्राकृत संख्या होता नहीं, लेकिन 0 फिर भी संख्या रेखा के ऊपर है। ऐसे ही अगर मैं -1 की बात करूंगा तो -1 किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है ना। जो -2 है वो किसी का भी वर्गमूल नहीं होता, जहां पे m क्या है, m हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। ठीक है कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। चलो अगर मैं इसको छोड़ भी दूं ना, तो आप ये सोचो, 1 के बीच में 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 दशमलव वाली इतनी सारी चीजें हैं कि वो किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल के बराबर नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, यह कथन असत्य है क्योंकि, लिख लेना, यह कथन असत्य है क्योंकि 0 -1 -2 आदि संख्याएं संख्या रेखा पर हैं। आदि संख्याएं संख्या रेखा, आदि संख्याएं संख्या रेखा पर हैं, जिन्हें वर्गमूल m के रूप में, जिन्हें वर्गमूल m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसको वर्गमूल m के रूप में जो है वो नहीं लिखा जा सकता। तो 3 भाग थे, तीनों को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, बिल्कुल सही है। जो छोटे वाले गोले में बैठी होगी वो पक्का है, बड़े वाले में तो होगी होगी। ठीक है। दूसरी चीज, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर कोई वास्तविक संख्या है तो बड़े वाले गोले में है, और अगर बड़े वाले गोले में तो बिल्कुल जरूरी नहीं यहां हो, यहां भी हो सकती है। हमने उदाहरण दिया 3 का। 3 जो है वो एक क्या है, वास्तविक संख्या है जो कि परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। तीसरा था कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होगा। आपने बोला अच्छी बात है। जो 1 है वो 1 का वर्गमूल होता है, 2 4 का होता है, 3 9 का होता है, 4 16 का होता है, 5 25 का वर्गमूल होता है, 6 36 का होता है। लेकिन 0 वर्गमूल 0 का होता है। अब 0 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। -1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता। -2 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता। इसका मतलब 0 से इधर जितने भी अंक है उनको किसी संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं लिखा जा सकता, एटलीस्ट प्राकृतिक संख्या के रूप में। तो उसको भी छोड़ दे। चलो तो आप ये देखो, 1 और 2 के बीच में इतने सारे नंबर हैं। आप मुझे ये बताओ, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर मैं आपसे ये कहूं 1.1 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको ये पता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये पता है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। और जब आपको पता है कि वर्गमूल 1.1 जो है, 1.1 जो है संख्या रेखा पे बैठा है,
तो 0, -1, -2 आदि बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर हैं, परंतु उन्हें वर्गमूल m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए जो ये वाली चीज है वो संभव नहीं है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए जिसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहता है? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमसे बोला किसके बारे में? धनात्मक पूर्णांकों के बारे में। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है। तो हमने यहां लिख दिया धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव होने चाहिए मतलब। तो आपको मालूम है धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो 0 से बड़े होते हैं, जिनके बीच में दशमलव भी नहीं आता। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से पता नहीं कहां तक जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। वो आपसे क्या कहते हैं? इनके वर्गमूल के बारे में बात करनी है। ठीक है, करें शुरू। चलो, हमने आपसे कहा आप 1 का वर्गमूल निकाल लो। सबको मालूम है जो 1 है ना, उस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब मुझे ये सोच के बताओ कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल बता सकते हैं। हम लोग 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ क्या इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या नीचे वाली चीज 0 है? बिल्कुल भी नहीं है, इतने बड़ा बड़ा दिख रखा है 1 है ना। तो इसका मतलब इसको हमने p बटे q के रूप में लिख दिया। p का मान 1, q का मान 1, ये दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक है। और अगर ये पूर्णांक है तो q का मान 0 नहीं है, इसलिए जो हमारे पास यह है एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये तो पहले ही खेल खत्म हो गया। अभी तो हमने कुछ शुरू किया ही नहीं। सबसे पहले एग्जांपल दिया था हमने, 1 देखा, एक धनात्मक पूर्णांक है, मैंने इसका वर्गमूल निकाला। इसका वर्गमूल 1 होता है। इसका मतलब जब हम इसको p बटे q के रूप में लिखते हैं तो p का मान भी 1, q का मान भी 1 है। नीचे वाली चीज 0 नहीं है, ऊपर नीचे दोनों जगह पूर्णांक है, इसका लिए परिमेय संख्या है। इसका जो उसने कह रखा है वो तो बिल्कुल गलत है। चलो 1 पे आ गया और चेक कर लेते हैं। अगर मैं वर्गमूल 2 की बात करूं तो आपको मालूम है वर्गमूल 2 का जो मान होता है वो होता है 1.414। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अगले सवाल में मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि इसका मान ये कैसे होता है। ठीक है, या अभी दिखा देंगे इसी सवाल में। ऐसे ही जो वर्गमूल 3 होता है 1.732। अब आपको मालूम है ये दशमलव में है, और अगर ये दशमलव में है तो सीधी सी बात है धनात्मक पूर्णांक है ही नहीं। और अगर इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते तो जो ये वाली चीज है वो क्या है? अपरिमेय। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या है? ये भी अपरिमेय है। अगर मैं बात करूं वर्गमूल 4 की तो अगेन 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2। सबको मालूम है 2 का वर्ग करें तो 4 आता है। 2 को मैं लिख सकता हूं 2 बटे 1 के रूप में, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, ऐसे हम आगे चलेंगे। वर्गमूल 9 का निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 बटे 1। अगेन आप क्या कहेंगे? ये परिमेय संख्या है। अरे भाई सही है कि नहीं? इसका मतलब जब हम उत्तर निकाल रहे हैं ना तो कभी परिमेय संख्या आता है और कभी अपरिमेय संख्या आता है। ये क्या कह रहा है? सभी। भाई सबका तो नहीं होता, कईयों का हो जाता है, कईयों का नहीं हो जाता। तो आप क्या लिखोगे? अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन क्या है? असत्य है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है। इसलिए ये तो गलत हो गया। फिर उसने कहा था हमें उदाहरण देके दिखाओ। उदाहरण आप दे दो, 1 ले लो, है ना, 1 का उदाहरण ले लो, 4 का उदाहरण ले लो, 9 का उदाहरण ले लो, 16 का उदाहरण ले लो। ये सारे के सारे है ना। तो उत्तर में आप लिख देना, उत्तर में 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका वर्गमूल परिमेय संख्या होता है, जिनका
वर्गमूल परिमेय संख्या होता है। जिनका वर्गमूल क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, नकली सा सवाल है, कुछ है ही नहीं। उसे हमसे क्या था, क्या सारे धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो हमने दिखा दिया भी कभी तो हो जाता है, कभी नहीं होता। उससे हमसे सबका पूछा है, तो आप जवाब देंगे भी सारे नहीं हो सकते, कुछ हैं। कौन कौन से हैं? 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या आती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 में आपसे क्या कहता है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का निर्धारण कीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। एक एक्सरसाइज में है और एक एग्जाम्पल है। इन दो में से एक सवाल आपको फाइनल पेपर के अंदर 3 नंबर का या 4 नंबर का पक्का देखने को मिलेगा, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। यह वाला सवाल करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में सीखना पड़ेगा। आप लोग पढ़ के हैं अपनी छोटी क्लासेस में कि समकोण त्रिभुज क्या होती है। ठीक है, सबको मालूम है, बड़ी आसान सी बात है। जो समकोण त्रिभुज होती है वो एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसके बीच में एक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बाकी दो जो है उनका योग भी 90 डिग्री होता है। टोटल मिला के 180 के तीनों होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण हमेशा 90 डिग्री का कोण हमेशा आधार और लंब के बीच में बनता है। और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होती है वो सबको मालूम है, वो क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, फिर हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, है ना। कितने लोगों ने आप में से पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय? बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण की शक्ति 2 बराबर होती है आधार की शक्ति 2 और जमा में लंब की शक्ति 2। ठीक है, जो कर्ण की शक्ति 2 होती है, कर्ण की शक्ति 2 हमारे पास बराबर होती है आधार की शक्ति 2 और जमा में लंब की शक्ति 2। समझ में आ गया? अगर मुझे यहां से कर्ण निकालना पड़े, जब ये वर्ग हटता है तो ये उधर जाके वर्गमूल बन जाता है और मैं इसको लिखता हूं आधार की शक्ति 2 जमा में लंब की शक्ति 2। ठीक है, जो कर्ण हमारे पास होता है, कर्ण हमारे पास बराबर होता है वर्गमूल में आधार की शक्ति 2 जमा में लंब की शक्ति 2। ये वाला सवाल करने के लिए आपको ये चीजें जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए जो हमने आपसे कही है। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा कि कर्ण जो होता है वो बराबर होता है वर्गमूल आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। ये वाला जो क्वेश्चन है ना प्रकार पेंसिल से करना होगा, इसलिए अपनी प्रकार पेंसिल आपको निकालनी पड़ेगी। पहले समझ लो, उसके बाद करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया वर्गमूल 2। सबसे पहले ना आप इसको ऐसे उसमें तोड़ो, है ना। आप उसको ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिनका वर्ग करके योग करें तो 2 आ जाए। जैसे आपको मालूम है 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें? 1 जमा 1 में। अगर मैं देखूंगा तो वर्गमूल 2 किसके बराबर आ गया? इसको मैं लिखूंगा 1 की शक्ति 2 जमा 1 की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। तो ये वर्गमूल 2 है और ये क्या है? 1। अगर मैं आपको बात करूं तो ये क्या है? कर्ण। और ये हमारे पास क्या है? आधार की शक्ति 2 जमा में लंब की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। इसका मतलब वर्गमूल 2 एक ऐसी त्रिभुज का कर्ण है जिसका आधार 1 है और लंब भी कितना है? 1 है। अब हमने ये सीख लिया कि एक ऐसी समकोण त्रिभुज का कर्ण है जिसका आधार भी 1 है और लंब भी कितना है? 1 है। इससे थोड़ा सा आपको प्रकार पेंसिल से काम करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक स्केल लेना और स्केल लेके 10, 12, 14 जितना आपका मन करे आप उतनी एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाओगे, बिल्कुल सीधी। स्केल से लगाना, बिल्कुल सीधी लगेगी, ए ऐसे करके, है ना। संख्या रेखा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल बीच में जो होगा वो 0 होगा। उसके बाद आपको क्या करना है? यहां पे स्केल रखना है, 1-1 सेंटीमीटर काटना है। जैसे आपको मालूम है यहां 1 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 3, यहां 4, यहां 5 और यहां 6। ऐसे इधर आ जाओ, -1, -2, -3, -4, -5। तो ऐसे करके हमने एक संख्या रेखा बना दी। अब हमें यहां से देखना है कि जो हमारा आधार है वो कितना है? 1 है। 0 पे जाएंगे, 0 से लेके 1 तक वाली लाइन को डार्क कर देंगे ना, ये हमारा आधार बनेगा। और आपको मालूम है कितना है? 1 है। अब नाम देना चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, ये तो O है और ये क्या है? O, A, है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे?
ओ ए बराबर जो है वो, जो ओ ए हमारे पास है वो 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये आधार है इस आधार के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है, चाहे प्रकार से बना लो चाहे डी से बना लो। ठीक है, आपने क्या किया, एक को लिया और एक के ऊपर ऐसे करके, पहले तो प्रकार खोलेंगे थोड़ी सी ऐसे लग जाएगा, यहां पे रख के आप चाप लगाओगे 60 डिग्री का, यहां पे चाप लगाओगे तो कितने का बनेगा, 120 डिग्री का। फिर एक चाप यहां से लगेगी और एक चाप यहां से लगेगी, और आप लोगों का जो 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, है ना। आप स्केल वगैरह से और कंपास वगैरह से बनाना, बिल्कुल सीधा बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ए पर प्रकार की सहायता से, ए पर प्रकार की सहायता से, ए पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। हम लोगों ने ए पे क्या किया, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद क्या करना है, 1 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। कितनी, 1 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है, यहां पे रखनी है और इस तरीके से इसको काटेंगे सी। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, ए सी बराबर 1 यूनिट की चाप लगाई। हम लोगों ने क्या किया, 1 यूनिट का चाप लगा दिया, हमने यहां पे प्रकार रखा और ऐसे करके 1 सेंटीमीटर काट दिया। ठीक है, उसके बाद इस वाले ओ को सी से मिलाया, इस वाले ओ को सी से मिलाया। ठीक है जी, ओ को सी से मिलाने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हमारे पास प्रकार होगी। आप क्या करोगे, यहां पे प्रकार रखोगे ऐसे करके, इसके बराबर खोलेंगे ए ऐसे करके, और इस तरीके से एक चाप लगा देंगे नीचे की तरफ, यहां लगेगी, जो इसको पी बिंदु पे ऊपर आकर मिलेगी। मैं दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहां रखना है, ए इसके बराबर ऐसे खोलना है और इसको ऐसे करते करते नीचे की तरफ ए यहां पी पे आके मिलेगा। ठीक है, तो अब आप यहां से कह सकते हो पी बिंदु संख्या रेखा पर, जो पी बिंदु है वो संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को दर्शाता है। ठीक है, जो पी है ना वो संख्या रेखा पर किसको दिखाता है, वर्गमूल 2। आपको देख भी सकते हो कि वर्गमूल 2 का जो मान होता है 1.414 होता है। ऑब्वियस सी बात है, तो वर्गमूल 2 जो होगा वो 1 और 2 के बीच में आता है, सबको पता है, बिल्कुल आ रहा है 1 और 2 के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया। अच्छा, ये रह गया, कई लोग बोलते थे कि वर्गमूल 2 का मान 1.414 कैसे आता है, लो ये भी बताते हैं। हमने ऐसे करा, 2 को रखा बीच में, अब हम ऐसा नंबर लिखेंगे, सेम नंबर यहां पे भी और यहां पे भी, जिससे छोटा हो या इसके बराबर हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 1 और 1 लिखा तो ये 1 आएगा, यहां 1, 2 तो लिख नहीं सकता, 2 लिखने से 4 बन जाएगा, 4 2 से बड़ा होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, 2 जीरो के जोड़े उतरेंगे ऊपर से, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो यहां कितना आएगा 2, और यहां दशमलव लगा देंगे। अब यहां पे और यहां पे सेम नंबर लिखना है, अगर 4 लिखूंगा 4 आएगा, 5 लिखूंगा तो 5 आएगा, और नंबर जो है वो 100 से छोटा या बराबर होना चाहिए। हम लोगों ने 5 लगा के देखा, 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 12, कितना आ गया 125, वो तो ज्यादा है। हमने 4 लगा के देखा, 4 चौके 16 और 1 तो कितना आ गया 96, है ना। तो हमने इसके नीचे क्या लगा दिया, हम लोगों ने इसके नीचे 96 लगा दिया, तो 10 में से 6 गया 4, 0 0। फिर ऊपर से क्या करेंगे, 2 जीरो फिर से उतारेंगे, है ना, और हमने क्या लगाया था 4, तो ये 4 आ गया। 24 में 4 को जोड़ देंगे, जब 24 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। अब फिर से एक नंबर लगाना है, ऐसा 1 लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 281। 10 में से गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, फिर से 2 जीरो उतरेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 282, यहां 4 लगा लेना, ठीक है। तो जब आप यहां 4 लगाओगे तो 8 चौका 32, 96, 8 8 64, 6 8 दूनी 4 दूनी 8 और 2 कितना आएगा 10। जो भी आए तो हमारा उत्तर जो है वो 1.414 आएगा। ऐसा अपने अपनी 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा, अभी आपको नहीं करके दिखाना, ये तो जस्ट बताने के लिए था कि वर्गमूल 2 का मान 1.414 है, जो कि 1 और 2 के बीच में आता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3
पिछले वाले क्वेश्चन की बिल्कुल तरह है, दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है वर्गमूल 5, फिर हमने आपको सिखाया था 5 के आसपास ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका स्क्वायर ऐड करने से 5 मिल जाए। तो आपको अच्छे से मालूम है कौन कौन से होते हैं, एक तो 4 है और एक 1 है। ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की शक्ति 2 जमा में 1 की शक्ति 2, और ये क्या है, ये वर्गमूल 5 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कर्ण है, इसकी बात करूंगा तो ये क्या है, आधार है, और ये मेरे पास क्या है, लंब की शक्ति 2 है। इसका मतलब ये ऐसी समकोण त्रिभुज है जिसका आधार तो 2 है और जो लंब है वो कितना है, 1 है। तो पिछली बार की तरह स्केल लेंगे और स्केल से बिल्कुल एक सीधी लाइन लगाएंगे, 11 सेंटीमीटर के लगा लेना। ठीक है, बीच वाले पॉइंट को 0 रख लेना, 1 सेंटीमीटर का, 1 2 3 4, ऐसे यहां पे 5, ऐसे यहां पे लेके आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलो, उसके बाद आपका जो आधार है, आधार आपका कितना है, 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से 2 वाली लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, आधार, इसको नाम दे दिया मैंने ए का। ठीक है, तो आप यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे ओ ए किसके बराबर है, ओ ए 2 यूनिट के बराबर है। अब हमें क्या करना है, 2 के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो प्रकार पेंसिल लेंगे, प्रकार पेंसिल की सहायता से हम लोग जो हैं वो 2 के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, अगर आपका हाथ टाइट है तो आप जो है वो क्या करो, डी से बना लो सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ए पर प्रकार की सहायता से, ए पर प्रकार की सहायता से, ए पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का, ए पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, अब प्रकार खोलेंगे, 1 सेंटीमीटर 2 पे रखेंगे, ऊपर की तरफ ऐसे काटेंगे। ठीक है, तो आप यहां लिख देना जो ए सी है वो 1 यूनिट के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, ए पे रखेंगे और ऊपर की तरफ काट देंगे। ए ऐसे रखा, ऊपर की तरफ काट दिया। फिर क्या करना है, सी को 0 से मिला देंगे, सी को 0 से मिला दिया। अब क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे 0 के ऊपर, ए ऐसे करके, और सी के बराबर खोल देंगे जैसे मेरा हाथ है, और सी से बराबर खोलने के बाद एक चाप लगाएंगे ऐसे, वो नीचे की तरफ आएगी, ए यहां पे पी। ठीक है, तो अब आप लिख देना जो पी है वो संख्या रेखा पर, जो पी है ना, पी संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को दर्शाता है। ठीक है, जो पी है ना वो संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को दर्शाता है। आपको मालूम है जो वर्गमूल 5 है वो 2.236 है, तो वर्गमूल 5 की वैल्यू 2 से 3 के बीच में आनी चाहिए। तो आप खुद देखो, तो वर्गमूल 5 की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में ही आ रही है। इसका मतलब जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही है। आपको ए पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहां पे रख के 1 सेंटीमीटर काट देना है, इसको मिला दिया, ऐसे ओ पे प्रकार रखेंगे ऐसे खोल के, और सी के बराबर खोल देंगे, फिर ऐसे करते 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 एक चाप लगा देंगे, पी पे जाके मिलेगा, पी वर्गमूल 5 को दर्शाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके साथ आज के इस लेक्चर को विराम देते हैं। आप इसको पूरा अच्छे से अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए, जिसका कल वाला काम रह गया वो कल वाले काम को भी पूरा करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।